बच्चों, ये पहली वीडियो थोड़ी छोटी हो गई थी, 3-3.5 मिनट की बनी है, किंतु किसी कारण से टेक्निकल फॉल्ट था इसलिए पूरी नहीं हो पाई। इससे नेक्स्ट वीडियो ये अब हम शुरू करने वाले हैं। तो मैं आपको समझा रहा था कि हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, वो विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं वे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। और हमारे शास्त्रों के अनुसार जो हमारा शरीर है वो 5 वस्तुओं से मिलकर के बना होता है, जिनको हम पंचतत्व कहते हैं। और हमारे शास्त्रों के अनुसार ये भी बात आती है कि जब जीव की मृत्यु हो जाती है, ये तो पंच तत्व हैं, ये अपने अपने मूल तत्वों में जा कर के मिल जाते हैं। वायु से मिल जाती है, पृथ्वी के संबंधित पदार्थ पृथ्वी में चले जाते हैं, अग्नि में चली जाती है, जल में चला जाता है, और आकाश से संबंधित पदार्थ जो हैं आकाश में चले जाते हैं। इस तरीके से हमारे मूल तत्व जो हैं, मूल जिनको बेसिक एलिमेंट्स कहा गया है, जो जिनसे मिलकर के शरीर का निर्माण होता है, इस आत्मा का निर्माण होता है, और नष्ट होने के बाद ये 5 तत्व जो हैं, जिनको पंच तत्व कहा गया है, ये इन्हीं अपने मूल तत्वों में जा कर के मिल जाते हैं, चाहे वो सजीव हों बच्चों या वो निर्जीव हों। यूनानी जो दार्शनिक थे कुछ, उन्होंने विभिन्न प्रकार से इसको वर्गीकृत किया है। बताया गया है कि भाई इसमें किस तरीके से इसको अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म या रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जो पदार्थ हैं जिनसे ये सभी वस्तुएं मिलकर के बनती हैं, जो हमारे चारों तरफ विद्यमान हैं, तो उसमें बताया कि इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं और रासायनिक गुणधर्म बच्चों अलग होते हैं। तो जो भौतिक गुणधर्म हैं, अब इनकी भौतिक गुणधर्म को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और रासायनिक गुणधर्म को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हमें इन पदार्थों के भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टी गुणधर्मों के बारे में भी अध्ययन करना होगा कि हमारे चारों तरफ की जो वस्तुएं हैं और ये वस्तुएं जिन पदार्थों से मिलकर बनती हैं, उनके भौतिक गुण क्या हैं और रासायनिक गुण क्या हैं। तो बच्चों, हम आगे अध्ययन करने वाले हैं कि उन पदार्थों का भौतिक स्वरूप, अर्थात भौतिक गुण क्या क्या हैं, जिनसे हमारे आसपास की सभी वस्तुएं बनी रहती हैं, बनती हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना। तो सबसे पहला नंबर क्या है कि ये पदार्थ जो होते हैं कणों से मिलकर के बना होता है। और कण जो हैं बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और यहाँ तक कि छोटे होते हैं कि जो बहुत ही सूक्ष्म श्रेणी में आ जाते हैं, उनको हम कण बोलते हैं। आप देख सकते हैं बुक्स में अपनी में, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधाराओं का मानना था कि प्रत्येक रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि लकड़ी का जो बुरादा होता है, लकड़ी के जो कण होते हैं, इनसे सभी पदार्थ मिलकर बने होते हैं। कुछ जो ऐसी विचारधाराएं हमारे देश के अंदर थी कि जिन्होंने कहा कि ये जो रेत है, मिट्टी, जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है और बारीक रेत बन जाता है और उसके बहुत छोटे छोटे कण जिनसे उस रेत का निर्माण होता है, तो कुछ विचारधाराएं हमारे यहाँ ऐसी थी कि इस प्रकार के मिट्टी के कणों के द्वारा इन पदार्थों का निर्माण होता है, जिसको बताया गया कण। क्या बताया गया कण बच्चों? कण। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, अर्थात वो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों जैसे पदार्थों से या मिट्टी के कणों से मिलकर के बना होता है। तो ये नंबर 1 है। भौतिक स्वरूप क्या है कि प्रत्येक पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। इसमें एक क्रियाकलाप है बच्चों। क्रियाकलाप ये प्रैक्टिकली होते हैं, जो फेस टू फेस बच्चों को क्लास के अंदर ही समझाए जाएंगे, और इनको समझने की जो है इसको बाद में ही आपको बताया जाएगा। वैसे तो जो बच्चे हैं घर पर भी करके देख सकते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। ये आप जानते हैं कि एक गिलास पानी लेकर के उसमें जब हम नमक या शर्करा, चीनी, शुगर को डालते हैं तो वो घुल जाता है, किंतु जब अगर हम उस छड़ से किसी एक्स्ट्रा कांच की छड़ को उसके अंदर घुमाएंगे, पानी को घुमाते रहेंगे, तो वो थोड़ा स्पीड से, तेज़ गति से घुल जाता है।
अगर हम उस पानी में घोल करके उसको ऐसे ही रख देंगे, घुल तो वो तब भी जाएगा, किंतु वो बहुत मंद गति से घुलेगा। और अगर हम उस छड़ से उस पानी को घुमाते रहेंगे तो तेज़ गति से वो जल के अंदर, चाहे वो नमक है या शुगर है, चीनी जिसको बोलते हैं, तो वो तेज़ गति से मिल जाती है। इसलिए बच्चों ये तो आप घर से भी करके देख सकते हैं कि इस प्रकार एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिल जाते हैं या विलय हो जाते हैं, मिल सकते हैं। जैसे पानी के अंदर हमने नमक डाल दिया तो पानी की प्रकृति अलग है और नमक की प्रकृति बच्चों अलग है। ऐसी शुगर है, शुगर को जब हम पानी में मिलाते हैं, जबकि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में नहीं मिलता, किंतु अब आपको उदाहरण के तौर पर आपको बता दिया गया कि नमक को और चीनी को हम पानी में डाल करके उसको घोल सकते हैं और आप उसको फिर आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिल सकता है, जबकि जल का प्रकृति जो है वो अलग है, नमक की अलग है, शुगर की अलग। इस तरीके से हम ये प्रैक्टिकल होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, जिनको हम क्लास के अंदर जब बच्चे आमने सामने होते हैं तब इनको समझाया जाता है। आगे चलेंगे बच्चों। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस प्रकार, अभी मैंने आपको जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में एक बताया था कि हम जो हैं उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी नमक या शर्करा आप पूरे पानी में घुल गई है, जैसे कि आप घुमाते रहेंगे और घुलने के बाद नेक्स्ट बढ़ना है बच्चों। देखो ये इसमें चित्र में आपको बताई गई है कि इस तरीके से एक गिलास पानी ले करके उसमें हम नमक मिला सकते हैं, शुगर मिला सकते हैं और एक कांच की छड़ से घुमा करके उसमें घोल सकते हैं। तो ये क्यों घुल जाती है ये भी आपको वैज्ञानिक रूप से या साइंटिफिक वे से जानकारी हो जानी चाहिए। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो बच्चों जो जल के अणुओं के बीच में जो स्थान होता है उसमें ये जा कर के घुल जाता है और ये पूर्ण रूप से शुगर हो या नमक हो, ये पूर्ण रूप से जो है पानी के अंदर समा जाता है, समावेशित हो जाता है या पूर्ण रूप से घुल जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। सेकंड नंबर है पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। ये भी प्रैक्टिकल की तरह है, इसमें भी आपको फिर बताया जाएगा और अगर आप घर से करके देख सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है जिसका सूत्र है K2MnO4, क्या है K2MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में जब हम डालते हैं तो वो एकदम रंगीन हो जाती है। कैसी हो जाती है बच्चों? रंगीन हो जाती है। जैसा अब आप देख रहे हैं पिंक कलर आ जाता है पानी के कलर में। अगर आप पानी के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को या टुकड़ों को डालते हैं तो वो पूर्ण रूप से पानी में घुल जाता है और आप देख रहे हैं कि पानी का कलर भी चेंज हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्ण रूप से समावेशित हो जाते हैं। कारण यही है कि केवल क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं और अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। इस तरह हम जो हैं एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को मिला देते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और जैसे उन्हें दूसरे पदार्थों के बीच में स्थान मिल जाता है, जगह मिल जाती है और वो उसमें समा जाते हैं। इस तरह से जो है बच्चों एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्ण रूप से समावेशित हो जाता है। अगर आप ये देखेंगे पानी के अंदर हम पत्थर का टुकड़ा डाल दें तो क्या वो पदार्थ समावेशित हो जाता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी नहीं है कि वो पानी के अंदर घुल जाए। वो हमको अलग अलग ही दिखाई देता रहेगा और पानी में एक स्थान पर पड़ा रहेगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि जिस पदार्थ को हम पानी के अंदर डाल रहे हैं वो सभी पदार्थ जो हैं पूर्ण रूप से जल के अंदर या पानी के अंदर समावेशित हो जाते हैं। बच्चों पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने छोटे होते हैं कि आंखों से भी नहीं दिखाई दे सकते। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आंखों से हमें कितना सूक्ष्म कण दिखाई देता है, और वो इतने हैं कि हमें आंखों से भी दिखाई नहीं देते।
तो पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए वो जो है दूसरे पदार्थों में समावेशित हो जाते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अभिलाक्षणिक गुण ये मिलने का कारण क्या है, अभी आप इसमें पढ़ेंगे कि इनके बीच में जो जगह होती है, दूसरे पदार्थों के कण इन बीच के स्थानों में जा कर के पूर्ण रूप से समावेशित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं। ये भी एक पदार्थ का लक्षण है। नेक्स्ट है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये जिस पदार्थ में मिलाए जाते हैं तो ये एक स्थान पर नहीं बैठते, ये घूमते रहते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर इत्र की बोतल को किसी बड़े रूम में रख दी जाए, इत्र सुगंधित जो होता है उसको एक बड़े कमरे में रख दिया जाए कोने के अंदर, तो जैसे ही आप कमरे में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो आपको तुरंत सुगंध आनी शुरू हो जाती है। आप पहचान जाते हैं कि कुछ सुगंधित पदार्थ जो है क्लास के अंदर रखे हुए हैं या किसी दूसरे बच्चे ने उनको प्रयोग किया हुआ है। तो ये गतिशील भी होते हैं और बहुत तेज़ गति से वायु के अंदर, हवा के अंदर जो है ये फैलते हैं। क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने प्रेक्षण को नोट करें। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई दूर से नहीं, दूर से भी मिल जाती है और जितने हम पास आते चले जाएंगे तो हमें और अधिक आएगी, किंतु जहाँ तक उसकी पदार्थ की कैपेसिटी है वहाँ तक हमें इस प्रकार की सुगंध मिलती रहती है। ये गतिशील का एग्जाम्पल है बच्चों कि पदार्थ गतिशील कैसे होता है। हमने एक सुगंधित तेल की शीशी को एक बहुत बड़े हॉल में एक कोने में रखा है, तो या तो वो वहीं पर रहे और अन्यथा वो जो हवा भरी हुई है उस कमरे के अंदर, हॉल के अंदर, उसके कणों में घुल कर के, मिल कर के ये जो है प्रत्येक कोने के अंदर पहुंच जाता है। और कोई व्यक्ति कितनी भी दूरी पर उस कमरे के अंदर खड़ा हुआ है, धीरे धीरे जो सुगंध है, वो उस पदार्थ की सुगंध है, वो धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। एक और भी उदाहरण इसमें आप समझ सकते हैं, जैसे पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दो। अपने प्रेक्षण को नोट करो। ये तुम देखोगे भाई इसमें क्या है। जैसा कि आपको बताया गया था कि या तो एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्याही की बूंद डालने से तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रहता है। एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं। ये सभी जो हैं क्वेश्चनों के आंसर फिर नीचे इसमें बच्चों दिए हुए होते हैं कि भाई इसमें जो है क्या है। अभी आप इसके बारे में पढ़ भी रहे थे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और आप किसी भी छोटी शीशी को अगर उसमें आप रख देंगे, एक कमरे के हॉल में रख देंगे, तो मैं समझता हूँ कि वे अपने आप ही जो है पूरे कमरे में उसकी सुगंध फैल जाती है। इसलिए इसके कण, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। इस क्रिया को हम देखिए विसरण क्रिया भी कहते हैं, पदार्थ का फैलना, क्योंकि हमने उस पदार्थ को एक निश्चित स्थान पर फिक्स किया है किंतु वो फैल करके फिर दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, तो इस क्रिया को हम विसरण क्रिया भी कहते हैं। बच्चों यहाँ तक ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब ये नेक्स्ट वीडियो आगे जाएगी जिसमें का हेडिंग है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना पदार्थ के कणों की होती है। ये आप बाद में इसको पढ़ने वाले हैं। और एक बार मैं फिर वीडियो के माध्यम से आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए बच्चों, 15 जुलाई तक आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे। जो बच्चे 15 तारीख से भी पहले हमारे पास अपना आधार कार्ड और फ़ोटो पहुंचा देंगे, उनके रजिस्ट्रेशन कर लिए जाएंगे। किंतु जो बच्चा किसी भी तरह से स्कूल से कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो अगर उनके रजिस्ट्रेशन नहीं भी होते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी अपनी है। सभी बच्चे अपना जो 9th क्लास में हैं, सभी बच्चे अपने आधार कार्ड और फ़ोटो लेकर के तुरंत स्कूल में संपर्क करें और बुक्स वगैरह लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप SSMIC चैनल यूट्यूब पर है, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो जो आपके पास पहुंचती है उसका सबसे पहले आप उसको पढ़ना शुरू करें। थैंक यू।